सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शास्त्रीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंका, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अति लघु त्रि प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ? उत्तर, सन 1991 में सोवियत व्यवस्था समाप्त होने से दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। प्रश्न क्रमांक 2, रूसी मुद्रा का नाम बताइए। उत्तर, रूसी मुद्रा का नाम रूबल है। प्रश्न क्रमांक 3, दो ध्रुवीय देश कौन कौन से हैं? उत्तर, दो ध्रुवीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है। प्रश्न क्रमांक 4, सोवियत प्रणाली क्या है? उत्तर, 1917 में रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य प्रणाली की स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 5, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? उत्तर, बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 6, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? उत्तर, बर्लिन की दीवार 9 नवंबर सन 1989 को तोड़ी गई। प्रश्न क्रमांक 7, गोर्बाचोव द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक अर्थव्यवस्था का नाम लिखिए। उत्तर, गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्त एवं पेरेस्ट्रोइका नामक अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधार हेतु प्रारंभ की। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। संपूर्ण विश्व में दो विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी और दूसरी साम्यवादी। पूंजी विचारधारा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तथा साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इसलिए विश्व को द्विध्रुवी कहा जाता था। दो ध्रुवीयता के अंत की शुरुआत बर्लिन की दीवार सन 1989 में तोड़ने से प्रारंभ हुआ। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक है। सन 1961 में यह दीवार बनी थी। यह दीवार पश्चिमी बर्लिन, पश्चिमी जर्मनी को पूर्वी बर्लिन, पूर्वी जर्मनी से अलग करती थी। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक थी। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी थी और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर सन 1989 को तोड़ दिया। यह दीवार जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। इसके साथ साथ सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य या मजबूरी नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में 1991 में स्वयं सोवियत के संघ का विघटन हो गया, जब 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दी। प्रश्न क्रमांक 2, सोवियत प्रणाली क्या थी? इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? उत्तर, सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया। इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी, जिसमें किसी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। दूसरा, सोवियत प्रणाली आदर्श एवं समतावादी समाज पर बल देती है। तीसरा, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। चौथा, सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। पांचवा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। छठवां, सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सातवां,
सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। 8वां, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। 9वां, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिनमें खनिज थे, लोहा, उर्वरक, इस्पात व मशीनरी आदि सम्मिलित थे। 10वां, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। 11वां, सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर जनता को उपलब्ध कराती थी। 12वां, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। 13वां, भूमि एवं अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। प्रश्न क्रमांक 3, सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के कारण लिखिए। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में प्रमुख कारक इस प्रकार थे। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की संचार प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन आए। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थी। तीसरा, सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद आदि सम्मिलित है। इन संसाधनों के बल पर सोवियत संघ ने अपना बहुत अधिक विकास किया और एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। चौथा, सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके में आवागमन के सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण इसके सारे गांव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पांचवा, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अधिक उन्नत अवस्था में था। यहाँ पीन से लेकर कार तक समस्त वस्तुओं का उत्पादन होता था। यद्यपि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में निर्मित होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से पश्चिमी देशों के स्तर के समकक्ष नहीं थी। छठवां, सोवियत संघ की सरकार ने अपने देश के समस्त नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की देखभाल एवं यातायात की सुविधाएं प्रमुख थी। सातवां, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। आठवां, सोवियत संघ में भूमि, संपत्ति एवं अन्य उत्पादक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। 9वां, सोवियत संघ के पास परमाणु हथियारों के साथ साथ आधुनिक हथियार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। 10वां, सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। प्रश्न क्रमांक 4, सोवियत प्रणाली की खामियां लिखिए। उत्तर, सोवियत नेता वास्तविक जनतंत्र के समर्थक थे, क्योंकि वहां सभी संस्थाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती थी और नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे। परंतु एकदलीय शासन व्यवस्था के कारण वहां पर तानाशाही साम्यवाद का वर्चस्व था, जिसकी प्रमुख खामियां इस प्रकार है। पहला, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई तथा जनसाधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया। दूसरा, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। साम्यवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था तथा यह दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थी। तीसरा, सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था और शेष 14 गणराज्यों के लोग स्वयं को उपेक्षित एवं दबा हुआ समझते थे। चौथा, सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में विफल रहने के साथ ही पाश्चात्य देशों से काफी पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यय कर दिया। प्रश्न क्रमांक 5, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के कारण इस प्रकार है। पहला, सोवियत संघ अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने नागरिकों में असंतोष भर दिया। दूसरा, सोवियत संघ के लोग गोर्बाचोव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। तीसरा, सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लगे। चौथा, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। पांचवा, सोवियत संघ के राज्यों में संप्रभुता की इच्छा, राष्ट्रवाद आदि भावनाएं उभरने लगी,
इसलिए वे स्वतंत्रता की मांग करने लगे। छठवां, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के हस्तक्षेप से सोवियत अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। सातवां, सोवियत संघ की अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ में सोवियत संघ के विकास में रुकावट उत्पन्न की और सारा धन विकास की अपेक्षा हथियारों के निर्माण में लगा दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था खोखली होती चली गई। प्रश्न क्रमांक 6, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से काफी गंभीर रहे। समाजवादी विचारधारा की जगह पूंजीवादी विचारधारा ने ले लिया। स्वतंत्र राज्यों को दिया हुआ लोकतांत्रिक प्रणाली तथा बाजार अर्थव्यवस्था, इस पर श्रेष्ठता की मुहर लग गई। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति की गंभीर चुनौती के रूप में देखने को मिला। इसके प्रमुख परिणामों में परिणाम 1, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति के रूप में हुआ। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव। अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आया। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि। सोवियत संघ के विभाजन से संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाने का उसको सुअवसर प्राप्त हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। चौथा, सोवियत संघ के विघटन के कारण उसकी शक्तियों में भी काफी कमी आई और साथ ही सभी 15 गणराज्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया। पांचवा, सोवियत संघ के बाद कुछ साम्यवादी देश अमेरिका में मिल गए और कुछ यूरोपीय संघ में मिल गए, तो कुछ अपनी सुरक्षा के लिए नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। छठवां, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप सभी गणराज्यों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में बेच दिया गया, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल भी कहा गया। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुधार उपचार के रूप में शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया गया। सातवां, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अन्य साम्यवादी देशों की एकता समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा तथा पेट्रोल संसाधनों पर अन्य देश अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। यूगोस्लाविया कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बड़े भयंकर परिणाम निकले। प्रश्न क्रमांक 7, शॉक थेरेपी का अर्थ एवं परिणाम लिखिए। उत्तर, शॉक थेरेपी तो साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक, जिसमें रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद को अपनाने का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस मॉडल ने सार्वजनिक संपत्ति को निजी संपत्ति, सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों में बदल दिया। पूंजीवादी पद्धति को अपनाकर कृषि के लिए निजी फर्म बनाए गए तथा मुक्त व्यापार को अपनाया गया। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम। पहला,
साख थेरेपी से साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई। दूसरा, लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथ में बेच दिया गया। तीसरा, आर्थिक ढांचे का कार्य सरकार नहीं बल्कि बाजार की ताकतें कर रही थी। चौथा, राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। पांचवा, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। छठवां, अधिकांश लोगों ने जिन्हें धन की आवश्यकता थी अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथ में बेच दिया। सातवां, सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई। आठवां, साख थेरेपी के कारण गरीब और अमीर में आर्थिक असमानताएं बढ़ गई। नौवां, माफिया वर्ग ने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 10वां, कई गणराज्यों में राजनीतिक अस्थिरता आने से आंदोलन तथा गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार साख थेरेपी ने पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की अपेक्षा और भी अधिक खराब कर दी। प्रश्न क्रमांक 8, भारत एवं रूस के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह भी कहने का अवसर मिला था कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा बन गया। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। पहला, आर्थिक संबंध। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे जो मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने अपने रुपयों को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। दूसरा, राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति की अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। तीसरा, सैन्य संबंध। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद कोई देश अपनी सैन्य एवं टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार नहीं था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई अन्य ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। चौथा, सांस्कृतिक संबंध। हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। भारत को रूस से कई लाभ प्राप्त हुआ है, जिनमें पहला, रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में मदद की। आर्यभट्ट, एप्पल बनाने के पूर्व सोवियत संघ रूस ने भारत की मदद की। दूसरा, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे आतंकवाद आदि पर भारत का साथ दिया। तीसरा, भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा खरीदार देश है। भारतीय सेना को सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। परमाणु संयंत्र में भी रूस ने भारत की मदद की है। चौथा, भारत रूस से ऊर्जा का आयात भी करता है। 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की। 1 जुलाई 1994 को भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रूस की 4 दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा से प्रतिरक्षा, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों की बाधाएं दूर हुई। वर्ष 2007 में भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा की तथा विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पूर्व सोवियत गणराज्यों के अलावा साम्यवादी देशों के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। 31 जनवरी 1991 रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। 30 मार्च 1996 को भारत व रूस के बीच 3 समझौते हुए, जिनमें मुख्य है भारत के प्रधानमंत्री तथा रूस के राष्ट्रपति के कार्यालयों के बीच में हॉटलाइन स्थापित करने की बात। कारगिल के मसले पर रूस ने पाकिस्तान को वास्तविक नियंत्रण रेखा न बदलने और घुसपैठियों को वापस बुलाने के बारे में भी कड़ाई से कहा। उसी प्रकार
रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया। अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत के एडमिरल कोर्सवेव एयरक्राफ्ट कैरियर Su-30 MKI लड़ाकू विमान देने और T-90 टैंक देने से संबंधित समझौते किए गए। नवंबर 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रूस यात्रा के दौरान आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। दिसंबर 2004 की रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा प्रयोग किए जाने पर समझौता हुआ। संचार, जिसमें अंतरिक्ष ऊर्जा, आर्थिक सहयोग, इससे संबंधित समझौते शामिल हैं। मई 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रूस यात्रा के दौरान रूस ने भारत के तारापुर संयंत्र और परमाणु संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति पर सहमति जताई। रूस ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति पर सहमति जताई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर साम्यवादी रूस के साथ भारत ने नए संबंध स्थापित करने और पुरानी मित्रता को कायम रखा है, जिससे एशिया में दोनों देशों की ताकतें बढ़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के प्रयास किए हैं। संक्षेप में, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध बनते चले गए। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हैं। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी सबकी हो। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।